13-15% रिटर्न आएगा आपका एनुअलाइज्ड ओवर टाइम, लेकिन किसी एक पीरियड में नहीं। अब कोई कह सकता है लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो गलत नहीं है मार्केट का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा फंड वाली। तो उसमें आप देखें तो इस साल कैलेंडर ईयर टू डेट जिसमें 9 महीने खत्म हो चुके हैं, उसमें NSE 500 खाली 12-13% अप है। तो वो भी मोर और लेस वो एनुअलाइज नंबर के साथ ही है। उसमें पहली बात तो है कि प्रोबेबिलिटी कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ये तो मुझे बड़ी लो प्रोबेबिलिटी लगती है। लेकिन अगर हो गई किसी भी एंगल से, तो आपके उस दिन 15-20% जाएंगे जी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। कमोडिटी सेक्टर स्टॉक्स ना चले, मतलब उनके परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो ये 10-15 स्टॉक्स होते हैं जैसे टाटा स्टील या हिंडाल्को या ये वो या सेल, ये या तो $2-4 बिलियन के लॉस करते हैं या 2-4 बिलियन का प्रॉफिट करते हैं। पहली बात तो ये है कि अभी ना बहुत सारे फंड्स भी हो गए, नॉट ओनली कि म्यूचुअल फंड्स बट फंड्स पर से, मतलब एक एक फंड ने, हाउस ने कोई 30-30, 40-50 फंड लॉन्च किए हुए हैं। उसने पहली इंस्टॉलमेंट मतलब पहला किया है क्योंकि नए नए फोलियोज आ रहे हैं, राइट? तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अमाउंट शायद ना डाले हो। आप जो न्यू पैसे हैं आपको रीडायरेक्ट कर दो टू लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी, व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन उसी को क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट या 5 बार आपने डाल दिया डजंट मीन कि अब यही है। ये मतलब है ये डाइवर्सिफाई करने का तरीका होता है, आप जब मर्जी दूसरे में चले जाओ। तो इसमें मेन थिंग इसकी स्मॉल कैप। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने कैपिटल मार्केट्स और फंड मैनेजमेंट की दुनिया में एक दो नहीं बल्कि कई सारे जो है वो अवार्ड्स जीते हैं। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर समीर अरोड़ा की। समीर जी एक नॉन इन्वेस्टर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और हीलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। समीर अरोड़ा जी ने IIT न्यू दिल्ली से इंजीनियरिंग और फिर IIM कलकत्ता से MBA की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने द वॉटन स्कूल से फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त की है। अपने मास्टर्स डिग्री के दौरान उन्हें डीन स्कॉलरशिप भी मिली थी। पिछले 29 सालों के एक्सपीरियंस में समीर जी अलायंस कैपिटल में एशियन इमर्जिंग मार्केट्स के हेड और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं। अलायंस कैपिटल में समीर जी के थ्रू मैनेज इंडिया डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड्स को उनके पीरियड के दौरान 15 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, जिसमें 1999 से लेकर 2003 तक का इंडिया लिबरलाइजेशन फंड के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर की माइक्रोपैल के थ्रू दी गई AAA रेटिंग भी शामिल है। 2002 में इन्हें द एसेट मैनेजमेंट की तरफ से सिंगापुर के सबसे अस्ट्यूट इक्विटी इन्वेस्टर का अवार्ड भी मिला है। अलायंस कैपिटल में 12 साल काम करने के बाद 2005 में समीर जी ने हीलियोस कैपिटल की शुरुआत की और हाल ही में हीलियोस कैपिटल को अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए सेबी से अप्रूवल भी मिला है। समीर जी के हीलियो स्ट्रेटेजिक फंड को 2006, 2007, 2008, 10, 11, 13, 15, 16, 18 और 2020 में बेस्ट इंडिया फंड के लिए यूरेका हेज से नॉमिनेशन मिला है और 4 बार ये अवार्ड उन्होंने जीता भी है। समीर जी को बुक्स पढ़ने का, मूवीज और लाइव स्पोर्ट्स इवेंट देखने का भी काफी शौक है। तो हो जाइए तैयार आज के एपिसोड के लिए। मार्केट और इन्वेस्टिंग की बहुत सारी बातें जो आप लोगों से करने वाले हो, मुझे बहुत 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 उम्मीद है इस एपिसोड से कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए। शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद नन अदर देन समीर अरोड़ा जी। समीर सर नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही एक मार्केट पे छोटी सी कमेंट्री चाहता हूं कि एग्जैक्टली इस समय क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, आप इसे कैसे देखते हैं? तो मैं ऐसे देखता हूं कि अगर आप लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल का इंडियन मार्केट का, दैट मीन्स NSE 500 का रिटर्न देखें, तो वो हर पीरियड में, मतलब इन सब 5 पीरियड्स में 14, 13, 15% के करीब रुपी टर्म्स में आता है। ये रिटर्न ऑब्वियसली बड़ा अच्छा रिटर्न है, बट इट ऑल्सो रीजनेबल कि ये रिटर्न क्यों आया। ये रिटर्न आया क्योंकि हमारी GDP ग्रोथ 10-11% होती है रुपी टर्म्स में, या हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं 13, 14, 15%, या आप कहें कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम लें कि भाई कितना डेट में रिटर्न बनता है और उसमें 5-6% जो नॉर्मल वर्ल्ड वाइड इक्विटी रिस्क प्रीमियम होता है, तो वो भी 12-13 पे आएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले को लोग मुझसे पूछते हैं कि आगे क्या होगा, तो मैं कहता हूँ जी 13-15% रिटर्न आएगा आपका एनुअलाइज्ड ओवर टाइम, लेकिन किसी एक पीरियड में नहीं। अब कोई कह सकता है लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो गलत नहीं है मार्केट का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा फंड वाली। तो उसमें आप देखें तो इस साल कैलेंडर ईयर टू डेट जिसमें 9 महीने खत्म हो चुके हैं, उसमें NSE 500 खाली 12-13% अप है। तो वो भी मोर और लेस वो एनुअलाइज नंबर के साथ ही है। अगर आप लास्ट ईयर का नंबर लें तो लास्ट ईयर मार्केट वाज अप 4%। ये NSE 500 की बात हो रही है। तो 21 मंथ्स में मार्केट इज अप लेस देन जो हम नॉर्मली एनुअलाइज बनाते हैं 5-10 किसी भी पीरियड में लें। उसके बाद अगर आप डॉलर टर्म्स में लें तो लास्ट ईयर हमारा रुपी डिप्रीशिएट हुआ 10%। तो डॉलर टर्म में, जो कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आपने कुछ मिस नहीं किया,
कि 21 एंड से मार्केट हमारी 5-6% अप है डॉलर टर्म्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो अब कोई कह सकता है कि आजकल मार्च से बढ़ गई है या स्मॉल कैप बढ़ गए हैं, वो कह सकते हो, बट जनरली अगर आप बिग पिक्चर बात करें तो कोई खास ज्यादा रिटर्न नहीं बने हैं। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के तो बहुत ही कम बने हैं बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। और अब कई नई बातें हो रही हैं विच मोस्टली कैन हेल्प। अब ये वॉर का नई इशू आ गई, बट उससे पहले था कि इलेक्शंस हमारे खत्म हो जाएंगे तो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स क्लियरली और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जो हम इंडिया में तो सारे ही हैं। सेकेंडली आप कह सकते हो कि नेक्स्ट 5-6 महीने में इंटरेस्ट रेट्स यूएस में थोड़े कम होने के वो थे प्रोस्पेक्ट्स। और थर्ड कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना से बड़े दुखी हैं, तो उसमें से आप थोड़े से पैसे इंडिया भेज सकते हैं। तो इसलिए आई वाज फीलिंग क्वाइट ओके कि ठीक है मार्केट हमारी। सर मैं इसमें से एक फैक्टर पे डिस्कशन करना चाहूँगा, इलेक्शंस। हाँ तो जी। अभी स्टेट के अराउंड 4-5 स्टेट के इलेक्शन है, और उसके बाद हम सबको पता है कि लोकसभा के भी जो है वो इलेक्शंस आ रहे हैं। क्या इम्पैक्ट देखते हैं अगर करंट गवर्नमेंट रहती है, या क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि करंट गवर्नमेंट नहीं रहती? हम इसको पॉलिटिकल ना देखते हुए हम बस नहीं नहीं, उसका ठीक ठीक। इम्पैक्ट जानना चाहते हैं कि आप। बट ये आप बात कर रहे हो सेंटर की। स्टेट में मुझे लगता है कि लोगों को आजकल इतना समझ आ गई है कि ये दोनों इलेक्शन नॉर्मली लोग अलग अलग वोट करते हैं, क्योंकि फेसेस अलग अलग होते हैं। और हम कहते हैं, या मतलब हम ही पब्लिक कहती है कि बीजेपी सेंटर में जरूरी है, स्टेट में डिपेंड्स कि क्या लोगों ने किया है। तो अगर स्टेट इलेक्शन में हारेंगे, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्लाइटली कर सके कि थोड़ा सा लोग वरिड हो जाएंगे, बट नहीं। तो अगर आप मेन इलेक्शन जो सेंट्रल इलेक्शन है, उसमें पहली बात तो है कि प्रोबेबिलिटी कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ये तो मुझे बड़ी लो प्रोबेबिलिटी लगती है। लेकिन अगर हो गई किसी भी एंगल से, तो आपके उस दिन 15-20% जाएंगे जी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर वो हल्के हल्के 1-1.5 साल में रिकवर करेंगे जैसे मार्केट करती है, लेकिन उस दिन का तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप सडनली। और मुझे लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि ठीक है आपने 10 सीटें कम जीत ली, 5 सीटें कम जीत ली, 20 सीटें कम जीत ली, बट एज लॉन्ग एज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज द करंट गवर्नमेंट एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसमें कोई 2 मिनट में लोग उसको कहेंगे हार्डली मैटर्स। अगर गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए, हाँ, उसको तो आप आसानी से आज डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। मैं सर इसमें एक चर्चा और भी लेके आना चाहता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स ना हमेशा ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सी साइकिल चल रही है, क्या अभी बुल रन चल रहा है या अभी बियर रन चल रहा है, और उसके बाद कब तक ये चलने वाला है। आई अंडरस्टैंड कि टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक आम आदमी को समझाना चाहें कि भाई भी कौन सी साइकिल जो है वो चल रही है, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? नहीं, टाइमिंग करना मुश्किल नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि आप कोई पीरियड ले लो, अगर आप लास्ट 5 साल में 13-14% अप हो और लास्ट 10 साल में भी कोई 11-12 अप हो, दैट मीन बीच के 5 सालों में भी इसी रेंज में हो, तभी तो सारे एवरेज सेम हो गए। अगर आप 15 साल और 20 साल में सेम हो, तो ब्रॉडली बीच वाले सालों में भी सेम हो। इसलिए कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट अपने बैंक डिपॉजिट से 5-6% ज्यादा क्यों देती है। ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। आप किसी कंट्री का डेट, किसी कंट्री की इक्विटी देख लो लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो इवनली नहीं देती। वो ये नहीं होगा कि हर साल आपको 13-14% मिलेंगे, तो फिर तो कोई आदमी फिक्स डिपॉजिट में डाले ना। तो मुझे लगता है कि इसको मुश्किल की बात नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो मुश्किल भी है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। लेकिन एज आई सेड, अभी अगर आप देखें तो 2 साल में तो हमारी मार्केट कहीं नहीं गई। 2 साल में मतलब डॉलर में तो कहीं नहीं गई, मतलब 21 मंथ में। और रुपीज में गई है बिलो 1% पर मंथ, क्योंकि इट हैज गॉन अप। अभी इस साल के 12-13 ले लो, पिछले साल के 4, तो 17% अप हुई है 21 मंथ्स में। लास्ट ईयर के 12 महीने और इस साल के 9। एक्चुअली अगर आप ऐसे देखें तो उससे पिछले साल में भी लास्ट 3 मंथ्स में नहीं गई थी कहीं, दैट इज 21 के एंड में। तो एक्चुअली नियरली 2 साल से मार्केट जो है बिलो एवरेज रिटर्न्स ऑफ आवर मार्केट हुई है। तो ओवर प्रिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ओवर प्रिसाइज तो बड़े बड़ों से नहीं हुआ, तो रिटेल इन्वेस्टर कैसे करेगा। हम भी रोज कोशिश करते हैं वो टाइमिंग सीखने की, लेकिन वो 30 ईयर्स में पूरी समझ नहीं आई। लेकिन ये समझ आ गई कि उसकी जरूरत ही नहीं है। सो काफी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आपने कि टाइमिंग करनी है नहीं करनी वो एक अलग मैटर है, बट पॉइंट ये है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। राइट, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका सिंपल ये कर सकते हैं थंब रूल
कि जैसे 2005 6 7 में हो गया, अगर 2-3 साल से मार्केट 30-40% आप है तो आपको लगता है कि अभी गिव अप करना पड़ेगा, ये सिंपल टाइमिंग कोई कर सकता है। लेकिन जब मार्केट नॉर्मल हुँ, रेंज में घूम रही है तो फिर प्रिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इतना तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ग्रो करती है ना, 12-14% पर एनम। तो नॉर्मल हुँ, मार्केट में भी उसमें क्या होता है, अब लोग एक और कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि जैसे अगर कभी कमोडिटी सेक्टर स्टॉक्स ना चले, मतलब उनके परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो ये 10-15 स्टॉक्स हुँ, होते हैं जैसे टाटा स्टील या हिंडाल्को या ये वो या सेल, ये या तो 2-4 बिलियन डॉलर के लॉस करते हैं या 2-4 बिलियन का प्रॉफिट करते हैं। तो उससे ओवरऑल हुँ, हमारी कंट्री की अर्निंग्स को लगता है कि अब ये 12% ग्रो हो रही है, अब 16% हो रही है। अगर ये आप वेरी हुँ, वॉलेटाइल सेक्टर्स को साइड में कर दें, तो रेस्ट ऑफ हुँ। द कंट्री अगर आप फाइनेंशियल लें, कंज्यूमर लें, आईटी लें, नॉर्मली वो 13, 12, 15, 16% में ग्रो करती है, उतने आपको रिटर्न बन जाते हैं घूम फिर के। राइट। सर और बातें करनी है लेकिन पहले म्यूचुअल फंड पे बातचीत करते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से वैसे बहुत सक्सेसफुल रही है और काफ़ी सारी एएमसीज भी हमारे सामने हैं। आपको क्या मोटिवेशन ऐसी मिली कि आपको भी लगा कि हमें भी फंड लॉन्च करना चाहिए? कोई गैप्स दिखे इंडस्ट्री में या कोई मोटिवेशन थी कि नहीं हमें पब्लिक एट लार्ज के पास जाना चाहिए? क्या थॉट प्रोसेस था सर उस समय? मुझे सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि लोगों को हमसे मोटिवेशन मिली, क्योंकि पहले के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर तो मैं था। तो इन हाँ, 1995 में हमने अपने अलायंस फंड शुरू हाँ, किए, और हमारी 100% हाँ, फॉरेन ओन कंपनी थी अलायंस। और हम compete कर रहे थे हुँ, सारे इंडियन म्यूचुअल फंड से जो इंडिया के बड़े नाम थे, और उनके साथ भी फॉरेन पार्टनर थे, जैसे एचडीएफसी के साथ स्टैंडर्ड लाइफ, आईसीआई, प्रू, बिरला के साथ सन लाइफ, टेम्पल्टन, रहेजा, जो भी लीजिए। और हम थे 100% हुँ, फॉरेन ओन, और मैं था उनका पहला एम्प्लॉई। और 2003 में हुँ, सबसे बड़ा अच्छा, म्यूचुअल फंड हमारा बन हुँ, गया इक्विटीज में। तो इसलिए हुँ, अब मुझे लगता है कि लोगों ने एयू हमसे इंस्पिरेशन, एयू वाइज जी और परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि एयू बगैर परफॉर्मेंस के कैसे आता। तो कोई 30-30% से उस वक्त हमने बीट किया मार्केट को 7-8 साल तक। तो उसको वो जो हुँ, मजा आया, जो हमने हुँ, हर जगह शहरों शहरों में जाके किया, तब से मुझे पब्लिक का वो प्यार बड़ा मिला हुआ है। तो बीच में फिर हुँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप करना आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़े सारे लोग भी होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, इक्विटी इतने चाहिए, कैपिटल। तो अब हमें लगा कि अब हम हुँ, कर सकते हैं, और लंबा खेल खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो आसानी से बनते नहीं है। बट हमने हुँ, बीच के 18 साल में हीलियोस ने, हमने फॉरेन फंड, मतलब इंडिया फोकस फॉरेन फंड मैनेज किया। फिर हमने एक हुँ, एडवाइजरी की विद अनदर पीएमएस फॉर द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ। फिर हमने अपने हुँ, पीएमएस एआईएफ के, तब हम कॉन्फिडेंट हुए कि ये एक बारी फिर से किया जाए टू रिमेन यंग। बट हुँ। तो हम तो ओरिजिनल हैं, हम हमें नहीं कह सकते कि दूसरों को देख के हम आए हैं, हमारे को देख के लोग आए हुँ। होंगे। राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि म्यूचुअल फंड जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था आपने उसको अपने हाथों से जो है वो आगे बढ़ाया है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तब और अब में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? क्योंकि आज हमारे पास मौका है एक ऐसे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं जिसने शुरुआत से और अभी तक करंट सिनेरियो सब कुछ देखा हुआ है। ये म्यूचुअल फंड बहुत फर्क। इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए हैं? क्या हाइलाइट बताना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि अभी ना बहुत सारे फंड्स भी हो गए, नॉट ओनली कि म्यूचुअल फंड्स, बट फंड्स पर से, मतलब एक एक फंड ने, हाउस ने कोई 30-30 40-50 फंड लॉन्च किए हुए हैं। उस वक्त जैसे हम जब नंबर हुँ, वन बने थे, हमारे इक्विटी फंड थे तीन, और तीन हमारे छोटे 6 फंड थे। ओके, हुँ, ओवर 8 इयर्स। तो उस वक्त लोग इतने हर वक्त नया फंड लॉन्च करने की कोशिश नहीं करते थे। अब क्या है कि कई कंपनी आई हैं, वो हर हफ्ते एक नया एनएफओ करते हैं, या बैलेंस फंड चाहिए, फिर लिक्विड हुँ, फंड चाहिए, फिर ये फंड। हमारे ऐसे नहीं होता था। सेकंड है कि अब फर्क ये हुआ है कि उस वक्त हम सबको बोलते थे कि ये इक्विटी इन्वेस्टिंग ऑल्सो इज गुड, बट दैट म्यूचुअल फंड का पहले मैसेज ही देना एक मेहनत का हुँ, काम था। क्योंकि उससे पहले खाली यूटीआई के यूनिट 64 वाज द मेन फंड। तो राइट, उसमें वो राइट, लिक्विडिटी नहीं होती थी, उसमें वो पोर्टफोलियो नहीं बताते थे। अलायंस कैपिटल, मेरे को जहाँ तक याद है, या मे भी दो होंगे हुँ, इकट्ठे, कि जिन्होंने पहली बार मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर किया। क्योंकि हमने कहा कि हुँ, ये सब चीजें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यूएस में भी खाली हुँ, क्वार्टरली डिस्क्लोजर होता है। तो ये हुँ, सबसे पहले अलायंस वगैरह ने किया कि लेटर ऐसे लिखो, ये ऐसे, और ऐसी बेसिक चीजें होती थी उस वक्त, कि जी आप हुँ, लोग रात को फोन करते थे ऑनलाइन कि एनएवी क्या है, उसमें रिकॉर्डेड लाइन में। तो ये सब चीजें होती थी, बड़ी बड़ी सिंपल चीजें होती थी। लेकिन स्टॉक मार्केट हुँ, के रिटर्न्स की तरफ से 90s के रिटर्न हुँ, बड़े हाई थे, जिन्होंने
उसको पकड़ लिया, क्योंकि नए नए सेक्टर आ रहे थे, जैसे आईटी सेक्टर, वो इंडेक्स में तो था नहीं, और नई कंपनियां थी, मैंने वो नई कंपनियां ली तो मेरा रिटर्न इंडेक्स से बहुत ज्यादा हो गया फर्क। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह, फिर वो हीरो होंडा टाइप कंपनीज आई। तो ये सब चीजें जो 80s एंड 90s में बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिए। एंड वन रीजन फॉर आउट परफॉर्मिंग सो मच वॉज कि आप पुरानी कंपनियां मत खरीदो, जो उस वक्त की लिस्टेड कंपनियां थी, क्योंकि उनके ऊपर वो पुराने राज की कंपनियां थी, जब वो प्रोटेक्टेड होती थी तो उनसे हैंडल नहीं हो रहा था न्यू एनवायरनमेंट। तो हर एंगल से वो अलग था। अब क्या है कि एक तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत ज्यादा हो गई है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी ज्यादा हो गए। एंड द गुड थिंग अबाउट फंड मैनेजमेंट इज कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक हो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बाकी सब संभालना आसान होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और हमारी परफॉर्मेंस एटलीस्ट हिस्टोरिकली तो थोड़ी अच्छी ही है। राइट, ग्रेट। फिर इन्वेस्टर बिहेवियर में तब और अब में क्या बदलाव आपको लगता है? क्योंकि तब भी आप इन्वेस्टर से आपने डायरेक्टली 1-to-1 बातचीत करी होगी, अब भी आप बहुत पब्लिक के बीच में जाते हैं, ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, तो इन्वेस्टर बिहेवियर में क्या डिफरेंस नजर आता है? तो वही है जी कि एक तो जैसे एसआईपी ले लो, सबसे बड़ा बिहेवियर डिफरेंस। उसको तो एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। एज ए सेड, उस वक्त ये बेसिक एजुकेशन हो रही थी कि जी आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। और मुझे याद है कि ये टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड वगैरह बड़े पैसे कम खर्चते थे, बट ये टेम्पल्टन वगैरह मुझे याद है बड़े पैसे खर्चते थे इस पॉइंट के ऊपर कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है। अब ये सब चीजें नहीं बतानी पड़ती, अब आपको बताना पड़ता है कि हमारे म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है, काइंड ऑफ। तो इन्वेस्टर बिहेवियर का यही है कि वो इतना रिटेल भी नहीं पहुंचा था, वो थोड़ा सिटी। हमने खाली 6 ऑफिस खोले थे और उसमें नंबर 1 बन गए थे। अब हम छोटी सी कंपनी भी शुरू भी नहीं है, हमारे 12-13 सिटीज में हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो वो अब बेसिकली ज्यादा रिटेल ज्यादा बड़ा हो गया, विच इज द गुड पार्ट। बट उस वक्त वो नए नए के पार्ट में एसेट्स इतने नहीं बने नंबर 1 होने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है, तो उससे भी मजा आता है। तो अब हम कहते हैं कि हम फंड मैनेजर फर्स्ट है, बिजनेसमैन तो हम बनेंगे जब बात होगी सबसे पहले, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली सब कुछ परफॉर्मेंस से किया है। तो लेट्स सी। बट इतना फर्क ऐसे नहीं होता है, जस्ट कि वाइडर एक्सेप्टेंस हो गई है, लोग अब अपने एसआईपी कर रहे हैं, ये सब चीजें होती नहीं थी उस वक्त। पहले तो यही सिखाने में सालों साल लग गए कि फायदा क्या है म्यूचुअल फंड का। राइट। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि मैं कई बार इस पे जब पढ़ता हूँ या जब भी कहीं बात चलती है तो ऐसा बोला जाता है कि फंड ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए लेकिन इन्वेस्टर्स वो रिटर्न नहीं कमा पाए। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट, ये इसके तो इसके पीछे के क्या क्या रीजन लगते हैं सर? इसके रीजन ये है कि जी बिग पिक्चर में सबको समझ आनी चाहिए जो नहीं आई है, कि ओवर टाइम इक्विटी मार्केट डज वेल, लेकिन बीच में क्या होता है, जैसे अगर मार्केट गिर गई 30% या 25% और इन्वेस्ट फंड भी उतना ही गिरेगा, प्लस माइनस को 4 कम को 2 ज्यादा, तो उस समय इन्वेस्टर तो निकल जाता है डर के मारे, और घूम फिर के मार्केट फिर चल पड़ती है। तो जब तक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि अब ठीक हो गया है, तब तक वो बॉटम से सपोज 20% ऊपर हो गई, तब उसको लगेगा कि हाँ हाँ अब ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो बीच बीच में उसने अगर 1-2 बारी 20-20% छोड़ दिए, तो सारी स्टोरी अलग हो गया। हम कहें जी हमने 10 टाइम बनाया है, वो कहेगा जी मैंने 6 टाइम बनाया, क्योंकि मैंने 2 बार खाली 20-20% छोड़ने का मतलब लगता है 20%, और 40% 10 टाइम का हो गया 6 टाइम्स, वो अलग हो जाते हैं सारी स्टोरी। तो इसके लिए इन्वेस्टर को हम बार बार कहते हैं कि आप जो फंड में से अगर आपने निकलना है, दूसरे फंड में चले जाओ, आप मार्केट को मत छोड़ो, उसमें इतना फिर आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन मार्केट से हटने का टाइम नहीं है। उस वक्त ये समझ लो कि अगर मार्केट ने लिटरली एवरी एपिसोड इन हिस्ट्री में मार्केट उसको ओवरकम कर लेती है, तो आपको उस समय पहले तो निकलना नहीं है। अगर निकलना है तो चलो, हमसे गुस्से हो तो दूसरे के फंड में चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर दूसरे से नाराज हो तो हमारे फंड में आ जाओगे, तो डजेंट मैटर। बट मोस्टली एबिलिटी टू एवरेज होनी चाहिए। और इसके एग्जांपल्स ये हैं कि अगर आप जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान में इन्वेस्ट करते इक्विटी मार्केट में, 1 महीना पहले वर्ल्ड वॉर भी शुरू नहीं हुई थी। अब आपको क्या पता कि एंड में जापान के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा। और फिर भी 39 में अगर आपने जापानीज इक्विटीज में पैसे डाले होते वर्सेस जापानीज बॉन्ड्स, तो जापानीज इक्विटीज वुड हैव डन बेटर अगर आपने 10-12 साल के लिए उसको होल्ड करते। फिर ये नहीं कि बीच में निकल जाओ जब जिस दिन बॉम्ब आपके ऊपर गिराया जब गया है। हाँ, तो ये एबिलिटी टू होल्ड है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम ये नहीं बार कहना चाहते हैं जी हमारे फंड से मत निकलना,
हम कहते हैं जी हमारे फंड हम्म। से निकल के किसी और फंड में चले जाना, क्योंकि किसी और के फंड से निकलोगे तो हमारे फंड में आ जाओगे, डजंट मैटर। द पॉइंट इज यू शुड नॉट लीव इक्विटीज, यू मे लीव स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक जीरो हो सकते हैं, मार्केट नहीं होती है, और इसका तो कितने सालों के कितने एग्जाम्पल है। राइट। तो बात करते हैं अब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की, स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक आज की डेट में सर अगर हम देखें तो HDFC, ICICI और बैंक में अगर मैं नाम लूँ तो कोटक बैंक, ये ठीक है। स्टॉक्स में अगर पिछले 1.5-2 साल में देखें तो कोई खास मूवमेंट हमें दिखी नहीं है। करेक्ट अब करेक्ट। ये एक आम इन्वेस्टर देख के सोचता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही होगी इसलिए प्राइस नहीं आगे बढ़ रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं और इससे क्या लेसन हमें मिल सकते हैं? तो इसमें लेसन कोई नहीं मिलते जी, हमारी तो नंबर वन होल्डिंग है HDFC बैंक, और हम तो हर वक्त 1 2 3 साल के व्यू से काम करते हैं, और हमें हम्म। आई ओन इट फ्रॉम 95, जिसमें पता नहीं कितने हजारों टाइम बढ़ गया होगा। लेकिन हर बारी लगता है कि नेक्स्ट 2 3 साल के लिए ठीक है, लेकिन अभी 2 3 साल से ज्यादा ठीक नहीं चल रहा स्टॉक। ऑल्दो लास्ट हम्म। कैलेंडर ईयर में जब मार्केट अब 4% हुई थी तो HDFC बैंक 11% अब था। लेकिन दो बातें आपको अलग अलग समझनी होती है, जो हमारे जैसे फंड में दो हम करते हैं। एक करते हैं हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न। हम्म। इन स्टॉक्स में आपको 40-40% रिटर्न नहीं बनने हैं, बट हमारा ये हम्म। होप होता है या हमारा एम होता है कि इसमें आप मार्केट से 3-4% ज्यादा कमा लोगे, और आप ज्यादा तंग नहीं होगे, आपके ऊपर स्कैम नहीं आ जाएगा, कोई बेइज्जती नहीं होगी, और वो डाउन साइड में आपको बग नहीं करेगा। अगर डाउन साइड हुई, अप साइड में थोड़ा कम भी बढ़ सकता है, काइंड ऑफ थिंग। तो इसको बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न। और फिर दूसरे राइट। आधे हम पोर्टफोलियो में रखते हैं, जो हम डिस्कवरी कर रहे हैं, जो हम नए स्टॉक्स ले रहे हैं, जिसमें हमने जल्दी लिया है, कोई IPO लिया है, उसमें हम कहते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस हाई रिटर्न। हम्म। तो जो लोग कहीं हम्म। बोले कि आपकी नंबर वन होल्डिंग क्या है, तो लेकिन हमारा हम्म। हाईएस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेशन नंबर वन होल्डिंग से नहीं है, हमारा हाईएस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है 20वें स्टॉक से हो या 9वें स्टॉक से हो। बिकॉज हम दोनों चाहिए, एक स्टेडी जो फिर भी हम्म। मार्केट को बीट करे, तो उसके लिए हमने महंगे वेल नोन स्टॉक्स हटा दिए हैं, स्लो ग्रोथ वाले वेल नोन स्टॉक्स हटा दिए हैं। लेकिन ये जो हम्म। बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि उसने 2 3 साल बहुत अच्छा किया है, तो वो इट्स लाइक कैचिंग ब्रेथ, इट्स लाइक मैराथन, जिसमें आप एक बटान दूसरे को देते हो, फिर वो दूसरा भागता है, फिर पहला रेस्ट कर रहा है, ऐसे होता है बिग पिक्चर में। सो मुझे तो फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, बैंकिंग बड़े अच्छे लगते हैं, और एक और सिंपल रीजन कि वो अच्छा इसलिए लगता है कि इट इज इजी टू इमेजिन टुडे कि आपको कोई महंगी प्राइस में नहीं मिल रहा, वो तो 2 साल से 1.5 साल से चले ही नहीं है, एंड उनकी हम्म। परफॉर्मेंस सबकी ठीक ही है। इवन HDFC बैंक की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। इट इज जस्ट कि वो हम्म। HDFC के साथ आने से नए क्वेश्चंस आ गए कि भाई अब ये कैसे होगा, वो भी प्लस माइनस 3 6 महीने में वो भी ठीक हो जाएगी बात, बट वैसे हाईएस्ट रिटर्न भी नहीं देना उसने, हमारे हिसाब से उसने हम्म। स्टेडी बट मोर देन मार्केट रिटर्न हमें चाहिए। जैसे वो सेइंग, लास्ट ईयर भी उसने 7% एक्स्ट्रा दे दिए, जो कि नॉर्मल फंड 7% से तो मार्केट नहीं बीट करता हर साल। तो अगर उस स्टॉक ने अपनी हम्म। कंट्रीब्यूशन कर दी तो उसका काम हो गया। राइट। राइट। सर कुछ परफॉर्मेंस पे अगर आप HDFC बैंक के कुछ एक दो हाइलाइट्स बताना चाहें, जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, तो किस बेसिस पे आपने तो बात उसका बोली है, जी कुछ ये है, एडवांसेस के उसका जी क्या है, पहली हम्म। बात तो है आज ही उनका रिजल्ट है, तो वैसे ही तब तक वो स्टोरी हो चुकी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हम्म। हूँ कि उन्होंने कहा है कि उनका ना HDFC से जब मर्जर हुआ HDFC से, तो HDFC हम्म। क्योंकि बैंक नहीं है और ये बैंक है, तो दोनों के अकाउंटिंग रेगुलेशन भी अलग है। तो वो ESOP को हम्म। कैसे लेते थे, अगर HDFC के पास कोई शेयर हो, जैसे बंधन बैंक के उनके पास शेयर है और एक आई थिंक RBL बैंक के शेयर है, तो उसमें अगर उन्होंने थोड़ा गेन बनाया हुआ था, वो उसको P&L में डालना उनके लिए हम्म। अलाउड है और जरूरी है, बैंक्स में नहीं हो सकता। तो ये सब मर्ज करने से ये सब हम्म। चीजें ऐसे लगा जैसे वो कंबाइंड प्रॉफिट कम हो गया है। प्लस थोड़ा सा HDFC जो है, क्योंकि वो प्योर डेवलपर फंडिंग करता था और मॉर्गेज फंडिंग करता था, बैंक इतने अग्रेसिव और डेवलपर नहीं करना चाहता। पर्सनैलिटी ड्रिवन भी तो चीजें थोड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि हम डेवलपर के राइट। लोन्स को थोड़ा कम कर देंगे। HDFC कोई 70% रिटेल को लोन देता था, 30% डेवलपर्स को। जब वो बैंक में बना तो बैंक वालों ने कहा कि जी हम 70% को तो ऑफ कोर्स लोन देंगे ही, लेकिन जो 30% डेवलपर्स को मिलता था उसमें से हम 10-15 कर देंगे उसको। हमने हल्के हल्के वो 15% को रिन्यू नहीं करना, बल्कि वापस भी शायद मांग रहे हो। तो उससे कंबाइंड ग्रोथ 1 आध साल के लिए कम हुई, बट ये तो नेचर ऑफ द बिजनेस है एंड सम ऑफ हिज नेचर ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द टू। बट बिग पिक्चर में आप ये सोचो कि अभी भी 1 आध क्वार्टर के बाद या मे बी अभी से ही वो
15-16% की ग्रोथ, 14% की ग्रोथ करेगा। कौन सी कंज्यूमर कंपनी 14-15% करती है? कौन सी आजकल आईटी कंपनी 14-15 करती है? और उसके लिए उसकी स्टेडी स्टेडी बिजनेस, ऐसे सेइंग, स्टेडी परफॉर्मर के लिए से बढ़िया स्टॉक नहीं है मेरे लिए, स्टेडी के लिए। लेकिन बिग बैंग रिटर्न्स के लिए आपको छोटे या नए या गिरे हुए वो सब चीजें देखनी चाहिए। बट एक और बात है, अगर आपको थोड़ा सा भी किसी दिन नर्वसनेस हो मार्केट की, उसमें आउट परफॉर्मर फिर ये पुराने स्टॉक्स ही बनेंगे, क्योंकि वो चले नहीं है ना। तो दोनों एंगल्स कवर होने चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। राइट सर, अब आईटी सेक्टर पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज सुबह ही आपने एक ट्वीट भी किया है आईटी सेक्टर को लेके। तो ये अभी हम जो स्टोरी सुन रहे हैं कि ये अपना स्टाफ जो है कट डाउन करने वाले हैं, फर्दर कट डाउन करने वाले हैं, कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए ऐसी खबरें आ रही है कि कैंपस में प्लेसमेंट्स, राइट। तो इन सब का क्या क्या एक रिटेल इन्वेस्टर इन सब का क्या निष्कर्ष निकाले? क्या बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है, बिजनेस कम आ रहा है, या फिर आजकल जो एक नई वेव चली हुई है कि एआई की मदद से सारे काम करने वाले हैं? आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? नहीं, एआई का तो अभी नहीं है। अभी है कि इन्होंने प्रॉपरली अपने बिजनेसेस की वो नहीं गाइड भी नहीं किया और अपने आप भी नहीं समझे। मैं 1-1.25 साल से बोल रहा हूँ कि टेक में स्लो डाउन होना है। सिंपल, आप 1 साल पुरानी बातें करते हैं, क्योंकि हम तो 1.25 साल से बोल रहे हैं। एक तो है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए थे, वो शुरू में ही, मतलब फेब मार्च में ही पता लग गया था सबको कि 4% पहुंचेंगे। अब तो 5 हो गए, उसमें 4 की बातें होती थी। तो 0 से जब 4% इंटरेस्ट होगा तो बड़े सेक्टर्स के बुरे हाल होंगे। वो रियल एस्टेट के बुरे हाल होंगे जो 0%, 1% पे फंडिंग करके बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। रिटेल वालों के बुरे हाल होंगे, जो भी लेवरेज है उनके बुरे हाल होंगे। उसके बाद जो लास्ट 1 ईयर में स्टार्टअप्स का जो फंडिंग वगैरह रुक गई थी, तो स्टार्टअप भी बहुत टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्टार्टअप होते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो वो टेक्नोलॉजी के स्पेंडिंग पहले करनी पड़ती है, पहले उसको गूगल में ऐड देने पड़ते हैं, उसको मेटा में अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, सब इन्हीं को मिलता है। उसके बाद अगर आप लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर ले, तो सारी बड़ी यूएस कंपनीज ने कहा कि हम एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किया मेटा ने, फिर गूगल ने, फिर अमेजोन ने, फिर वो बाकी क्लाउड कंपनियों ने, सिक्योरिटी कंपनी ने। अब वो कॉस्ट कटिंग के कारण वो स्टॉक चल गए कि जी अब मेटा में नहीं जाएगा, मतलब फेसबुक जो है वो मेटा में बिलियन डॉलर नहीं खर्चेगा, या गूगल जो हर वक्त नई चीजें कर रहा होता है वो नहीं खर्चेगा। उसको वहां के लोगों ने सेलिब्रेट किया कि भाई अब ये वेस्ट नहीं कर रहे पैसे। हमारी इंडियन कंपनियां चल गई कि वहां का नैस्डैक चल गया। वो नैस्डैक वहां पे कॉस्ट कटिंग के लिए चला था, नॉट फॉर ग्रोथ। फिर इस साल वहां का नैस्डैक चला कि वहां एआई कंपनीज बहुत है। तो यहाँ पे हमारे लोग कहते हैं कि नैस्डैक चल रहा है तो इंडियन आईटी क्यों ना चले। वो पूरा उल्टा है। लेकिन उसके बाद जो आप कैंपस की बातें कर रहे हैं, ये कम से कम 8-9 महीने पहले तो मैंने ट्वीट किया था फ्रॉम एन आर्टिकल, आई थिंक फ्रॉम बिजनेस टुडे, कि ये जो सारी इंडियन कंपनीज हैं, एक तो कैंपस हायरिंग्स को ऑनर नहीं कर रहे हैं। ये कितनी गलत वो है कि भाई आपने उसको बेचारे लड़के को जो ग्रेजुएट हुआ उसको कह दिया तेरी जॉब है, और 6 महीने मतलब 3 महीने बाद तू ज्वाइन करेगा सितंबर में, और फिर उसको कहते हैं नहीं नहीं अभी ठहर 6 महीने और ठहर। तो 3-3 लाख रुपए की सैलरी नहीं है, उनको बचाने हैं। तो उससे ज्यादा कोई क्या आपके घर आके तो कोई बताएगा नहीं कि स्लो डाउन है। वो बेसिकली आपको अखबार में भेज रहे हैं कि जी हम अपने एम्प्लॉय को भी नहीं हायर कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है। तो ये तो रॉ मटेरियल है। बट मोर देन रॉ मटेरियल, पुराने एम्प्लॉय पुराना ही हो गया ना अब तो, क्योंकि आपने उसको ऑफर लेटर दे चुके हो, उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे हो, फिर हम कहते हैं बड़ी ग्रोथ है। इसलिए ये बड़ा विजिबल था मेरे हिसाब से। लेकिन अब यह कि 1 साल हो गया इस बात को, स्टॉक को अब्सॉर्ब किए। लेकिन अब ये लास्ट रिजल्ट फिर गंदे ही आए हैं, तो इसलिए अब हमने कहा छोड़ो। हम तो सोच रहे थे कि हमारा ये ट्रेड खत्म हो गया है और अब हमें कभी लेना पड़े। अब हम कहते हैं आराम से 6 महीने बाद सोचेंगे। हम क्यों बीच में बिना बात पे सोचे, जब हर क्वार्टर में आप डिसअपॉइंट कर रहे हो। या एक बड़ी कंपनी ने बोला टीवी में कि मेरे पास 15 दिन की विजिबिलिटी है, टीवी में जाके बोला है, उस दिन को स्टॉक गिरा नहीं था। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। मैं तो कहता हूँ कि हमें दूर से मैसेज पढ़ना होता है, लेकिन कोई घर आके हमारे टीवी में ये मैसेज दे रहा तो हम नहीं करते कि डिस्काउंट हो गया, ये हो गया, हम नहीं करते ऐसे बात। तो अभी तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रॉडली। मतलब अभी अभी आईटी सेक्टर पे कुछ आगे क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है किसी तरीके की। मेरे को तो ये क्लैरिटी नजर आ रही है कि खराब कर रहा है। राइट राइट। मतलब मैं थोड़ा उसे प्यार से बोलना चाह रहा था। आपने डिग्निफाइड वे से प्रेजेंट कर। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है सर। फिर भी हमने एक आध स्टॉक लिया हुआ है,
क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना होता है कि उसकी चलो उसका नीश कुछ है, उसका कुछ है, बट जनरली बिग पिक्चर में मुझे लगता है कि अभी ठीक नहीं है सिचुएशन। और उसका सिंपल आंसर है कि 2 दिन पहले ही तो उन्होंने गाइड किया कि अभी ठीक नहीं है, तो अब एक दिन में क्या हो गया जो वो अपने आप ही बोल रहे हैं। राइट। तो जैसे आपने बताया कि 2000 में, सन 2000 में आईटी एक नया सेक्टर निकल के आ रहा था। अभी आपको कुछ 2023 में ऐसे कुछ नए सेक्टर्स दिखते हैं जिनमें आपको लगता है, जो आप बता रहे थे कि रीजनेबल कॉन्फिडेंस हाई रिटर्न, क्या कुछ ऐसे हाँ हाँ सेक्टर्स हाँ आपके सामने विजिबल हैं? ऐसी कोई थीम्स विजिबल हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ। तो पहले जो है 2000 में नहीं जी, 2000 में तो क्रैश हो गया था, वो 90s में शुरू हुआ था जब 90s। इंफोसिस की लिस्टिंग हुई थी। एंड सो 2000 में तो एक्चुअली 2000 में मेरा काफी नुकसान इन द सेंस कि हमारा रिटर्न्स खराब हुए थे थोड़े दिनों के लिए, बिकॉज ऑफ आईटी कंपनीज सेइंग कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि यूएस बड़ा गंदा कर रहा है, तो वो पढ़ लो। हम उस वक्त ओवर बिलीव करते थे मैनेजमेंट को, अब नहीं करते। सो नए सेक्टर्स, उतने बड़े सेक्टर्स तो अब नहीं आ सकते, क्योंकि सारे बड़े सेक्टर्स हैं वो अब इंडिया में कोई प्राइवेट थे तो वो, मतलब प्राइवेट नहीं, तो वो गवर्नमेंट के थे, अब वो खुल गए, जैसे प्राइवेट बैंक, प्राइवेट इंश्योरेंस, प्राइवेट मीडिया, प्राइवेट एयरलाइन, वो सब पहले लिस्टेड प्लेस भी होते थे। अब जो आते हैं वो थोड़े थोड़े वन ऑफ आते हैं नए बिजनेस मॉडल के साथ। ऐसे तो आप कह लो जोमेटो भी नया बिजनेस है, पेटीएम नया बिजनेस है, ऐसे आप कह लो हमने वो लिया हुआ है ऑटोमोबाइल डीलर, ये लैंडमार्क मोटर्स, ये सब चीजें पहले लिस्टेड नहीं होती थी। बट ऐसे कोई पूरे के पूरे थीम के साथ अब आना, ये स्टार्टअप्स में से ही हो सकता है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के होते हैं, तो वो एक वो नहीं दे सकते अनलेस यू से कि टेक बेस्ड न्यू मॉडल्स, वो अगर पूरे को एक कंबाइन कर लें तो फिर ऐसे तो पॉलिसी बाजार आ गया, वो इंटरनेट बेस्ड या जो भी कह लें उस तरह के हैं, बट अदरवाइज कंप्लीटली न्यू थीम्स। अब इंडिया में बायोटेक और ये एआई, ये सब लिस्टेड कंपनियां होने में तो पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। जैसे पहले मुझसे लोग पूछते थे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या व्यू है, मैं कहा मैं क्या करूंगा व्यू लेके, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर यूएस की चीजें हैं, वो यूएस में ही रहती हैं। जैसे अब आजकल लेटेस्ट वहां पे हो गया है ओबेसिटी की, वेट रिडक्शन की दवाइयां, वो उन्होंने अब वो स्टॉक उनके चल रहे हैं जिन्होंने ये मेडिसिन बनाई हैं। हमारे यहाँ ये सब इतने डीप काम नहीं होते। राइट, राइट, ओके। एज ऑफ नाउ, अगर एक व्यक्ति थोड़ी बहुत स्टडी करना चाहता है, तो कौन से सेक्टर्स आपको अंडर वैल्यूड लगते हैं, कौन से सेक्टर इस समय पे ओवर वैल्यूड लग रहे हैं? मुझे ओवर वैल्यूड तो जी सेक्टर कहें जो भी कहें, 2-3 थीम्स लग रही हैं। एक तो ये रेलवे मोस्टली मुझे ओवर लग रहा है, कई इंफ्रा के पार्ट्स भी ओवर लग रहे हैं, और मुझे कई पार्ट्स ऑफ डिफेंस भी ओवर लग रहे हैं, बट डिफेंस मुझे कम ओवर हाइप लग रहा है, रेलवे वगैरह बहुत ज्यादा ओवर हाइप लग रहा है। और इन जनरल स्मॉल कैप्स में छोटी छोटी कंपनियां जिनके 2-2, 3-3, 4 करोड़ के प्रॉफिट नहीं है, उनको ऐसे शो कर रहे हैं पता नहीं क्या बन जाएगा। वो लॉजिक क्या देते हैं लोग कि जो बड़ी कंपनी है वो पहले स्मॉल ही तो थी ना, तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनी लेनी चाहिए। और हम कहते हैं कि हर स्मॉल कैप कंपनी बड़ी नहीं होती, ये हाइंडसाइड में पता लगेगा कौन हो राइट। गई। बट आप कई आईपीओ वगैरह देखें, बहुत ही गलत प्राइसिंग की गई है। और मुझे आई होप कि एंड में ये पब्लिक और इवन रेगुलेटर में भी, रेगुलेटर तो चलो गलत वर्ड है, पब्लिक ही नाराज होगी उन मर्चेंट बैंकर से जिन्होंने ये आईपीओ किए। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बट एक दो तो इतने गंदे हैं। एक कंपनी अभी पब्लिक हुई थी थोड़े दिन पहले, जिसने आई थिंक इफ आई रिमेम्बर 1/10 वैल्यूएशन पे 6-8 महीने पहले पैसे रेज किए थे। 1/10, और वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भाई अगर कोई कैंसर डिस्कवरी कंपनी हो जिसने कहा जी मैंने 6 महीने के बीच में कैंसर का ड्रग ही निकाल लिया जो पहले नहीं था, तो आप कह सकते हो भाई 10 टाइम दे दूं। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया तुमने कि एक एक साल में 10 टाइम्स आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई आईपीओ करने के लिए। और जब आईपीओ हुआ उसके बाद वो डबल हो गया। अब मैं बड़ी खुशी से बोल रहा हूँ, मेरे पास तो मेरा स्टॉक है, बट मैं पब्लिक को इतना भी नहीं वो करना चाहता कि पब्लिक को बिल्कुल ही, वो स्टॉक 30-40% गिर गया है फ्रॉम इट्स फर्स्ट डे लिस्टिंग। बट स्टिल नथिंग, क्या मतलब है, इतना ज्यादा ओवर 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 हो गया कई चीजें। अब अंडर वैल्यूड इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो इसलिए हम कहते हैं आप ऐसे ना जाओ, हमें अंडर वैल्यूड नीचे, हमें फेयरली वैल्यूड दे दो जिसमें 15% हमारे मार्केट के रिटर्न और हमारे होपफुली उससे प्लस माइनस ज्यादा, तो वो तो काफी है। उसमें सबसे इजी तो फाइनेंशियली है, जो आप कह रहे हो, अपने आप ही कह रहे हो कि 1.5 साल से बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमें मिक्स एंड मैच चाहिए। हमारे पास भी कुछ तड़कते भड़कते स्टॉक्स हैं और कुछ स्टेडी स्टॉक्स हैं, एंड इट्स दैट कॉम्बिनेशन विच वर्क। जैसे हमारे पास
हमारे करंट फंड में जो हमने टीवी में भी पहले बोला हुआ है, पेटीएम जोमेटो मैंने बड़े अच्छे प्राइस में लिए। जोमेटो लिया जी 52 में, नियरली ऑल टाइम लो, 42 आई थिंक ऑल टाइम लो था, और पेटीएम भी कोई 500 समथिंग में लिया। अभी हमारे पास वो दोनों है, तो एक तरफ वो है और एक तरफ वो स्टेडी वाली चीजें हैं जो नहीं चली है, इसलिए वो पोर्टफोलियो में कॉम्बिनेशन चलता है, कभी उसका नंबर आएगा कभी उसका आएगा, होपफुली। राइट राइट। तो आपने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बताई कि मार्केट में स्मॉल कैप्स को ऐसे बोल के बेचा जाता है कि हर बड़ी कंपनी पहले जो है स्मॉल कैप थी। हाँ, राइट। मैं जस्ट आप अगर आपके पास ये डेटा हो कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है कि कितनी स्मॉल कैप ऐसे लार्ज कैप में या टॉप निफ्टी 50 में कन्वर्ट हुई हैं और नहीं वो कितनी तो बड़े फेल हो गई, कोई सिंपल है। ऐसा? नहीं वो नहीं है, बट बड़ा सिंपल है ना। वो तो लाइफ में ही 400-500 लार्ज हम किसको गिनते हैं लार्ज कंपनी? जो टॉप की 100 ले लो, 200 ले लो, तो वही बनी है बस, और बाकी कहाँ गई? तो वो तो वैसे ही पता है कि इतनी है, और उसमें कई लार्ज से ही शुरू हुई थी। एक और तरीका है देखने का, आप इस बुल रन से एक दिन पहले, सो लेट अस से 19 एंड या 20 मार्च तक, पिछले 10-15 साल का स्मॉल कैप और लार्ज कैप का वो देख लो, इंडेक्स रिटर्न, कोई खास फर्क नहीं होगा। वो क्या है कि बीच बीच में वो 3-3, 4-4 साल बढ़ते हैं, फिर 18 में मार्केट अप थी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगता है 40-45% डाउन था, जबकि मार्केट अप थी। नहीं, मार्केट 2-3% डाउन थी, फॉर रिमेंबर समथिंग लाइक दैट, आप चेक करो इन 18। तो अभी 18 की हालत है कि 40% डाउन थे या 30% डाउन थे ये स्टॉक्स, इंडेक्स। इट इज टू वॉलेटाइल, और उस वॉलेटिलिटी के लिए अभी आप देखोगे तो लगेगा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बट वो जब भी करेक्शन आएगी उसमें आपको ये नॉर्मलाइज हो जाता है। ये है सिंपल थंब रूल। राइट राइट। तो इसमें मैं और थोड़ा सा बात करना चाहूंगा क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आजकल जो बोलेंगे ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप इज द फ्लेवर ऑफ द आवर। अगर करेक्ट हम करेक्ट करेक्ट। नंबर ऑफ फोलियोज म्यूचुअल फंड की बात करें हाँ, तो इफ ज्यादा आई एम हो गए नॉट हैं, रॉन्ग नंबर ऑफ फोलियोज ज्यादा हो गए हैं, फ्लेक्सी कैप से ज्यादा हो एक्सीड गए, कर गए हैं और करेक्ट बहुत सारा करेक्ट वो करेक्ट data करेक्ट। आ रहा है। तो ये जो फ्लेवर ऑफ द टाउन है, क्या ये वही स्थिति बन रही है कि अब ग्रीडी हो गए हैं लोग बाग एंड इट इज एक जेन्युइन सेन इन्वेस्टर के लिए इस समय है कि भाई स्मॉल कैप में या तो ना जाए या जो पूछे मना रखी है उसमें चुपचाप बैठा रहे? कैसे वो डील करे सिचुएशन से? देखिए जी, हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड इन डिस्कवरी इंडिया में नियरली नंबर 1 होगा, मुझे पता नहीं कैसे कहला जाए, बट हमने बड़े मल्टी बैगर डिस्कवर किए हैं, बहुत ज्यादा। सारे आईटी, प्राइवेट बैंक, भारती, वो नए में वरुण बेवरेज, वेस्ट लाइफ। लेकिन अब हमारे को भी मौका था आज के दिन में कि अब हम, क्योंकि हम तो नया फंड फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें सबको पता है कि स्मॉल कैप में बड़े इन्वेस्टर्स उत्सुक हैं, तो हमें क्या, हम पहले स्मॉल कैप फंड शुरू कर देते कि आज का मोमेंटम है, और हमारा पुराना, हम बड़े सारे एग्जाम्पल दे सकते थे, ये देखो जी हमने 50 स्टॉक हमने किए हैं, ये वो। लेकिन हमने कहा नहीं, ये ऐसे गलत काम नहीं करना, 3 महीने बाद वो संभलना नहीं है, तो हमने कहा हम कर ही नहीं राइट। रहे भैया, साल 2 साल बाद देखेंगे। तो इससे ज्यादा बेटर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि हमने, वी कुड हैव हैड अ वेरी गुड स्टोरी टू शो कि हीलियोस में भी पुराने और अलायंस में भी इन्हीं लोगों ने क्या क्या स्टॉक्स मिड कैप के डिस्कवर किए, क्योंकि वेरी अर्ली, तो फर्स्ट तो जरूरी नहीं होता, बट अर्ली की उस प्राइस से क्या क्या हो गया। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गई है। राइट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शायद अगर स्मॉल कैप लॉन्च करते तो पुश करना भी आसान रहता आपके लिए, बट वो हाँ, मेरे लॉन्ग लिए रन में आसान आने वाले रहता है 2-3 साल में। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा हाइप है स्मॉल कैप की, बल्कि हम पहले अपने फ्लेक्सी कैप में भी, जो हमारे बॉम्बे वाले बोल रहे हैं कि पहले, जैसे हमारे अगर ऑफशोर फंड्स वगैरह को देखें या पीएमएस को देखें, तो उसमें करीब 55-60% लार्ज कैप होता है या होता था, एंड 20 एंड 15 या 25 एंड 15 स्मॉल कैप होता था। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना करेंगे लोग, बट ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप जो हमारी सारी मीटिंग में जनरल डिस्कशन होती है, वो कम होगा शुरू में। राइट। एंड आई थिंक कुछ फंड्स ने सर शायद लमसम इन्वेस्टमेंट भी लेना जो है वो हाँ, इसीलिए बंद कर दिया। इसीलिए बंद कर दी, करेक्ट, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि उनको सबको पता है कि अभी तो इन्वेस्टर डाल रहा है, तो वो फंड मैनेजर कह सकता है कि मैं क्या करूं, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने डाल दिए। लेकिन जब वो गिरेगा तो फंड मैनेजर को गालियां पड़ेगी, इसलिए उन्होंने पहले से कह दिया हमें नहीं चाहिए जी। ठीक बात, इनडायरेक्टली हमने भी यही बोल दिया, भाई सिंह हम ये फंड कर ही नहीं रहे, हमें नहीं चाहिए अभी आपके। करेक्ट। राइट राइट। सर बट एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस चीज़ को हम उसको समझाएं कि अगर आप अब आ गए, क्योंकि काफ़ी हमने देखा फोलियोज इंक्रीज हुए हैं, डेफिनेटली स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स बड़े हैं, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक स्मॉल कैप सेलेक्ट कर रहे हो या फिर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा रहे हो, तो अब उनको क्या करना चाहिए? क्या वो अब इस डर के मारे निकल जाएं इस समय मार्केट से, या वो बने रहें और आगे जो भी हेडविंड्स आ रही हैं उनको झेलें?
नहीं, इसमें क्या होता है कि जो आदमी डाल रहा है, पर वो पता नहीं उसने पहली इंस्टॉलमेंट मतलब पहला क्या किया है, क्योंकि नए-नए फ़ोलियोज़ आ रहे हैं, राइट? तो हुँ, उन्होंने कोई बहुत हुँ, ज़्यादा अमाउंट शायद ना डाले हों। आप जो न्यू पैसे हैं, हुँ, आप उसको रीडायरेक्ट कर दो टू लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी व्हाटएवर यू वांट टू डू। हुँ, लेकिन उसी को हुँ, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट या 5 बार आपने डाल दिया डज़न्ट मीन कि अब यही है। ये मतलब है ये डाइवर्सिफ़ाई करने का तरीका होता है। आप जब मर्ज़ी दूसरे में चले जाओ। तो इसमें मेन थिंग इज़ हुँ, कि स्मॉल कैप इतने बिग रैली के बाद ज़्यादा हुँ। रिस्की स्मॉल कैप है। ये है खाली, उसके बाद चल भी सकता है, क्या पता? राइट, राइट। तो इस समय मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत मार्केट को देखा है पास से और बहुत सारे आपने चाहे वो 2008 रहा, 2020 रहा, हर तरह के आपने जो है वो साइकिल्स देख लिए हैं। एक जो एक इन्वेस्टर की लाइफ में जो करेक्ट, जो करेक्ट। भी उतार-चढ़ाव, और जो भी ड्रामा 2000 हो की भी, सकता है स्टॉक और मार्केट। 2000 की भी, हाँ, 2000 2000। 99 यस, दोनों भी। हाँ, यस, यस, यस। यस, जो आईटी आईटी बस्ट हुआ था, वो भी आपने बहुत करीब से देखा है और आपने बोला कि बहुत करेक्ट, नुकसान भी उस समय आपने देखा होते हुए फ़ोलियोज़ में, अपने पोर्टफ़ोलियो में। करेक्ट, करेक्ट। क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे इशारा मिल जाता है कि अब बूम आने वाला है, बुल मार्केट आने वाली है या बुल मार्केट खत्म होने वाली है? कुछ ऐसा हमें इशारा मिलना शुरू होता है, तो वो क्या इशारे होते हैं? सो जी, वही मैं कह रहा था कि नॉर्मल टाइम पे आप नहीं एस्टिमेट कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि वो मोस्टली कोई अनफोर्सीन चीज़ें होती हैं। लेकिन हर 4-5 7-8 साल में कोई बड़े ऑब्ससीनली वन वे और द अदर चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे 2007 वगैरह में वैसे हुँ, समझ आ गई थी कि 3-4 साल से हुँ, 40-40, 45-45% रिटर्न बना है सब इन्वेस्टर्स का। 2003 हमने तो 5 में फंड हुँ, शुरू किया था, लेकिन अगर 4 में जो था उसने भी कुछ हुँ, 30-40 बनाए होंगे, 5 में 40, फिर 6 में 40-50, फिर 7 में 87, हमारा फंड वाज़ अप 103%। तो तब आपको पता हुँ, लग जाता है कि नर्वस होने का टाइम है बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि घूम फिर के एनुअलाइज़ हुँ, रिटर्न मोर और लेस लिख के ले लो, वो 14, 15, 13, 16 ही बनना है। तो 99 में उसकी समझ कम आई, क्योंकि वो आईटी वाले खाली चल रहे थे, बाकी नहीं चल रहे थे। तो हमारे आईटी फंड्स में ज़्यादा नुकसान हुआ हुँ, था, बाकियों में इतना नहीं हुआ। बट आईटी जिसमें था वो हुँ, जितना भी आईटी था उसका भी हुआ। और 2007 में एक और समझ आई थी थोड़ी-सी कि इंफ्रा बड़ा चल गया था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ नॉर्मल हुँ, टाइम में ये मार्केट टाइमिंग मुश्किल है। एक्सट्रीम हुँ, टाइमिंग में समझ आती है कि कुछ गलत हो रहा है। अभी मुझे लगता है स्मॉल कैप में हुँ, थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है। बाकी मिड कैप में भी मैं ज़्यादा हुँ, नहीं बोल सकता, लार्ज कैप में तो है ही नहीं कि कोई बड़ा एक्सेस हो गया है। हुँ, तो इसलिए हुँ, ये डे टू डे टाइमिंग में नहीं है। ये है कि 3-4 साल बड़े गंदे या बड़े अच्छे हों, तो आप हुँ, समझ जाओ कि अब उल्टा होने का टाइम है। हुँ, ये मतलब है। और 3 राइट, साल राइट, गंदे तो कभी होते ही नहीं, नॉर्मली। हुँ, गंदे 1-2 साल ही होते हैं, इसलिए गंदे की डेफिनिशन कर दो कि अगर 30-40% गिर गई या 25-30% गिर गई, तो हुँ, नॉर्मली इट इज़ द एंड। खाली एक ग्लोबल बिल्कुल, फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ, उसमें था कि हुँ, उससे भी ज़्यादा गिरती गई। नॉर्मली हुँ, 25-30% गिरना काफ़ी है, अगर हिस्टोरिकल आप एवरेज देखें। हुँ। क्या सर इसमें अभी जो मैंने जहाँ से बात शुरू करी थी, मैं वापस वहाँ पे भी कनेक्ट करता हूँ। क्या इसमें वो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स भी आ जाएँ कि जो डेढ़ 2 साल से रन नहीं कर रहे हैं या डेढ़ 2 साल से अपनी पोज़ीशन वहीं बना के बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए भी हम बोल सकते हैं कि ओके, हम टाइमिंग थोड़ा आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा-सा वहाँ पे हमारे पास हम इंडिकेशन है कि डेढ़ 2 साल से नहीं चले, हम तो फंडामेंटल हम सही है। वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, सेइंग कि अगर उस स्टॉक ने, उस कंपनी ने इस दौरान में हुँ, कोई आपको डिसअपॉइंट हुँ, ना किया हो। सी आईटी भी नहीं चला, लेकिन आईटी डिसअपॉइंट कर रहा है। फाइनेंशियल्स भी नहीं चले, लेकिन फाइनेंशियल में ओके आप कहना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक का बोल दो, मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन लोग बोल सकते हैं। लेकिन बाकियों ने आपको कोई डिसअपॉइंट नहीं किया और फिर भी नहीं हुँ, चल रहे। सेकंड बात यह है कि हुँ, अगर आप बिलीव करते हैं, जो हम करते हैं कि भाई चाइना से लोग दुखी होकर इंडिया में ज्यादा फॉरेनर आएगा और इंडिया तो आ ही रहा है, तो उसको 25-30% तो फाइनेंशियल सेक्टर वेट है। वो कोई आदमी 4% कम हो सकता है, कोई 4% ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनको यही स्टॉक्स हैं। और इन स्टॉक्स को लेने के लिए साइकोलॉजिकली उनके लिए आसान है, क्योंकि वो कहेंगे 2 साल से चले नहीं, लेकिन अर्निंग्स चल रही हैं। और इन द मीन टाइम दूसरे स्टॉक्स की अर्निंग्स चली भी हों, लेकिन वो स्टॉक ज्यादा चल गए हैं, तो इसलिए ये इट इज हुँ, इजियर फॉर एवरीबडी टू बाय। एंड आप राइट, 2% कम राइट, ले लो, टाइम 2% ज्यादा ले लो, हल्के हल्के वो सब स्टॉक्स प्लेस हो जाएंगे, यू कैन से इन सम फंड और दी अदर। राइट, राइट। सर 5.5 लाख लोग फॉलो करते हैं आपको ट्विटर पे, राइट? और आप ट्वीट्स भी बहुत अच्छे-अच्छे करते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी और कभी-कभी आप अपने पर्सनल ट्वीट्स भी कर रहे होते हैं। क्या लगता है क्या
क्या चीज़ है जो ये इतने लोगों को कनेक्ट करती है? सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो कनेक्शन आपके फॉलोअर्स के साथ लगता है, उसका बेसिस आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आपस में कनेक्ट करती है? बेसिकली जी, मुझे मैं भी अपने आप से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि ये कैसे हो गया। बट द पॉइंट इज, क्योंकि आई टेल इट एज इट इज। मेरे को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं लोगों के साथ, इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि मैं म्यूचुअल फंड करना चाहता था। मैं उस दिन सूरत गया, वहाँ 1300 लोग हमारे हॉल में थे, और मैंने जान के उनसे पूछा, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, कि लास्ट फंड मैनेजर कौन आया था, तो उन्होंने कोई नाम दिया जो भी। मैं, कितने लोग थे? कहते 400। मैं कहा वेरी गुड। तो पॉइंट इज, आई डोंट नो, बट इट इज जस्ट दैट एक तो बड़े सालों से हम वही बातें करते हैं, हम नई बातें नहीं करते, और जो दिल से करते हैं। उसके बाद आई हैव गॉट टू मच लव एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो एंड लाइकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड आई लाइक इट बैक। और मैं सबको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो अपनी तरफ से मैं भी कोशिश पूरी करता हूँ। बट अब वो अच्छा कनेक्शन है, अब उसको चलने दिया जाए। उसको एनालाइज करेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि अब मैं ऐसे और क्या करूं, जैसे हूँ वैसे ही ठीक। राइट, राइट, राइट। तो इन्वेस्टिंग में मुझे लगता है कि आप सारा दिन जो है वो स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मतलब ये आपके खून में चल रहा होगा अगर मैं बोलूँ तो आपको, राइट? टोटली, बट टोटली। हाँ, इसके अलावा आप कैसे वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना मुझे अजीब ही लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जो इसका पैशन इतना हो स्टॉक्स में, वो अपने आप को अनवाइंड भी स्टॉक्स की बातें करके ही करता है। ही इज सो पैशनेट, तो वो स्टॉक्स की बातें करके अनवाइंड फील करते हैं। बट अदर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं अपने आप को अनवाइंड करने के लिए, या थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए, अगर मैं आज की लैंग्वेज में बोलूं? सबसे ज्यादा मैं, एक तो मुझे बुक्स बड़ी पसंद है, और राइट नाउ जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो इसी लैपटॉप के नीचे पड़ी है, इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजैकसन। तो बड़ी अच्छी किताब है, वैसे मैं करीब 200 पेजेस पढ़े हैं। सो आई रीड अ लॉट, एंड सेकेंडली आई लाइक टीवी। मतलब टीवी मीन्स ये मूवीज एंड वो, तो मैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम भी रोज देखता हूँ, मोर और लेस, जब मैं सिंगापुर में होता हूँ। इंडिया में क्योंकि ट्रैवलिंग और मीटिंग ज्यादा होती हैं, तो वो कम हो गया। बट जनरली बुक्स एंड यू कैन से मूवीज, और बुक्स एंड टीवी, जो भी बोले इसको। एंड अदरवाइज क्या है कि सिंगापुर में क्या है, ट्रैवल टाइम बड़ा कम होता है, कम्यूट टाइम, उससे आपका बहुत बच जाता है टाइम। आजकल तो मैं 1.5 आवर्स एक्सरसाइज भी करता हूँ, 1.5 आवर्स इन सिंगापुर, बट नॉट इन इंडिया। तो इसलिए ये सब चीजों में टाइम ही नहीं होता बाकी। राइट, राइट। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। और भी आगे भी आपके साथ खूब सारे एपिसोड्स करेंगे, खूब सारी चीज़ें सीखेंगे आपसे। एंड जिस तरीके से आपने बिल्कुल खुल के और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आंसर दिया, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को यही चीज़ें चाहिए, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमें तो मिला ही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फंड्स जो बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं। भगवान करे उससे सबकी वेल्थ जो है वो क्रिएट हो, आपकी भी और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी। जरूर जी, थैंक यू वेरी मच नीरज जी। तो दोस्तों, था ना ये एक दमदार मजेदार एपिसोड। तो हमने क्या क्या सीखा समीर अरोड़ा जी से, जल्दी से इसकी एक जो है समरी बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समीर जी के हिसाब से जो है इलेक्शन के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ी और स्टेबिलिटी मिलेगी इंडियन मार्केट्स में। यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स गिर सकते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना से खुश नहीं है, जिसका फायदा जो है सीधा सीधा इंडिया की स्टॉक मार्केट्स को मिल सकता है, और स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। समीर जी ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, दैट टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज अननेसेसरी एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। एक बात हमने और सीखी कि जब मार्केट लगातार 2 से 3 साल के लिए 30 से 40% से ऊपर हो रही हो, तो मार्केट गिरने के चांसेस जो है थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। पर जब मार्केट नॉर्मल रेंज में मूव कर रही हो, तो मार्केट को टाइम करने की जरूरत जो है हमें बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये बात कमोडिटी स्टॉक्स पे जो है वो अप्लाई नहीं करती है। समीर जी कहते हैं कि ओवर द टाइम मार्केट डज वेल, पर इन्वेस्टर्स ये बात समझ नहीं पाते हैं और डर से मार्केट को जो है वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अगर कोई एक फंड पसंद ना आए तो उस फंड को छोड़ के आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर लो, पर मार्केट से बिल्कुल भी मत निकलो। अब जिस स्टॉक में पैसा लगा रहे हो वो जीरो हो सकता है, लेकिन मार्केट कभी जीरो नहीं होगा। मार्केट फेलियर्स को ओवरकम जरूर करेगा, आप में बस होल्ड करने की एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। है आपके अंदर? कमेंट बॉक्स में बताना। समीर जी ने अपनी स्टॉक पिकिंग फिलॉसफी के बारे में भी बताया। हाई कॉन्फिडेंस एंड रीजनेबल रिटर्न देने वाले स्टॉक्स एक कैटेगरी हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो उन्हें मार्केट से कुछ 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो है वो देंगे, और डाउन साइड भी जो है इन स्टॉक्स में कम होगी। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? रीजनेबल कॉन्फिडेंस एंड हाई रिटर्न वाले, मतलब वो स्टॉक्स जिनका अभी आईपीओ आया है या छोटी कंपनीज हैं और उन्हें 30 से 50% तक रिटर्न जो है वो बना के दे सकते हैं। बात करेगा टेक सेक्टर की, तो समीर जी का मानना है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से, स्टार्टअप की फंडिंग पॉज होने से आईटी सेक्टर को जो है वो इंपैक्ट हुआ है। और आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि वो कैंपस हायरिंग को ऑनर नहीं कर रही हैं। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में भी हमें जो है डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी। समीर जी का ये भी मानना है कि रेलवे, इंफ्रा और डिफेंस सेक्टर्स उनके हिसाब से ओवर वैल्यूड हैं और कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो ओवर वैल्यूड हैं। वो मानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज में कुछ साल के लिए रैली जरूर होती है, लेकिन फिर कुछ साल बाद गिर के वो रिटर्न्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे बहुत सारे और एपिसोड्स देखने के लिए हमारी मार्केट की बात वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.